आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और आजादी का अमृत महोत्सव। देश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की स्मृति में कल नई दिल्ली में अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री थरमन षणमुगारत्नम ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अरुण जी की स्मृति में इस लेक्चर का जो विषय रखा गया है, ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ, वो सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी का मूल मंत्र है। अगर मैं इसी को सरल भाषा में कहूं तो एक प्रकार से ये थीम सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है। और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। बीते 8 साल में भारत ने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाकर गरीबों को दिए हैं। बीते 8 साल में भारत ने 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं। बीते 8 साल में भारत ने गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। भारत में कुछ साल पहले हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत की वजह से देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। और समय के साथ हमने देखा है, वो पहलू तो इंक्लूजन का है। जो पहले एक्सक्लूडेड थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े। तो इसका सीधा प्रभाव ये हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा। आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे, जबकि भारत में पिछले 7-8 साल में पहले के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। बीते 7-8 साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 75% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब एनुअल टोटल मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुकी है। यानी अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं, देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने लगभग 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गांव में रहने वाले गरीब तक भी इंटरनेट की ताकत को पहुंचाया है। भारत के भीम यूपीआई ने करोड़ों गरीबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जोड़ा है। भारत की स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर दिया है। भारत का एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के 100 से ज्यादा जिलों में रहने वाले करोड़ों साथियों को अपलिफ्ट कर रहा है। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना ये है कि हिंदुस्तान के और जिलों की तुलना में जो पीछे रह गए हैं
उनकी आकांक्षाओं को हम एड्रेस करें। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में, मदर टंग में पढ़ाई पर जोर दे रही है। जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो एक्सक्लूडेड है, उसे अब मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत की उड़ान योजना ने देश के अलग अलग कोनों को हवाई मार्ग से जोड़ा है। गरीब को भी हवाई जहाज में उड़ने का हौसला दिया है। यानी इंक्लूजन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। उसी का परिणाम है देश के हर घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है। पीने का शुद्ध पानी, ये भी न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये इंक्लूसिवनेस आज देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान कर रही है, उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि पहली बार केवल 251 दिनों में परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र देना एक बड़ी उपलब्धि है। हमारा प्रयास है कि इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों के पायदान पे ले जाने का। इस बार जिस तरीके से हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की नियुक्ति की, उनकी तैनाती भी की है। राज्य अलग हुए हम लोगों का 20 साल हो गया। 20 साल में झारखंड प्रशासनिक सेवा या जेपीएससी के नियुक्ति नियमावली भी नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने बहुत कम समय में उसकी नियुक्ति नियमावली भी बनाई और तेजी से नियुक्तियां भी प्रारंभ किया है। और ये सभी आप लोगों के सामने है। आज उसी का फल है कि छठी जेपीएससी के मुकाबले इस बार 1000 दिन से भी अधिक लगते थे उसको रिजल्ट प्रकाशित होने में। वहीं आज हम लोग लगभग 250 दिन में परीक्षा फल निकाल कर आप लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इसमें लाखों नौजवान अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार की नियुक्ति में पिछले की तुलना में 4 गुना अधिक कैंडिडेटों ने हिस्सा लिया और हम लोगों का जो एग्जामिनेशन सेंटर भी था वो भी 4 गुना बढ़ा और रिजल्ट प्रकाशन में भी 4 गुना समय हम लोगों ने कम लगाया। झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहां गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोग बड़े पैमाने पर, इनकी बहुलताएं हैं और वो गरीब एक एक रुपया के लिए तरसता रहता है। आज उन गरीबों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पूरे राज्य में, हमारे राज्य के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, विधवा महिला हो, एकल महिला हो, विकलांग व्यक्ति हो, सभी के लिए हम लोगों ने पेंशन यूनिवर्सल कर दिया कि आज 1 रुपया के लिए भी वो किसी पर निर्भर ना रहे। और आज इसी प्रकार यहां जेपीएससी के एग्जाम में 600, 700, 800 रुपया फॉर्म भरने के लिए लिया जाता था, तो आपकी सरकार ने 50 रुपया और 100 रुपया में आप लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराया ताकि अधिक से अधिक बच्चे भर सके। आज नतीजा, ये राज्य देश के सबसे निचले पैदान पर है। किसी तरीके से विगत समय में हम लोगों ने बहुत धक्के मुक्के लगाकर राज्य को अग्रणी राज्य के श्रेणी में लाने का प्रयास किया। कई अखबारों में, कई लीडिंग पत्रिकाओं में झारखंड तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्यों की श्रेणी में आया। 32 साल में पहली बार कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं। 80% लोग खेती बाड़ी करते हैं। नई नई तकनीक आ गई, कौन बताएगा किसानों को? फॉरेंसिक लैब बना हुआ, मशीनें ला कर रखी हुई है, लेकिन कभी उसमें बहाली नहीं हुई। पहली बार फॉरेंसिक लैब में हमारे बच्चों की नियुक्ति हुई। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। तू बापू की है कर्मभूमि, धरती का नंदन वन बिहार। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई 1925 को पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस वीर शहीद को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निवासी शाह शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 9 जुलाई 1858 को देनू शाह को फांसी दे दी गई। भारत के इस वीर सपूत को नमन। हम शहीद घुनू सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 9 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी। उत्तर प्रदेश में बेलौंजा के निवासी घुनू सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना की 23वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। घुनू सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर नौकरी छोड़ने तथा विद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 9 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद को भी याद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 23वीं रेजिमेंट में सैनिक थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्हें कंपनी की सेना ने पकड़ लिया और 9 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस सपूत को नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नीलम कुमार।